नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल और आज हम पड़ताल करेंगे हमारे शिक्षा व्यवस्था की, जो एक तरह से एक व्यवसाय बनता चला जा रहा है। और जब कोई हादसा हो जाता है उसके बाद हम जागते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। कुछ वक्त पहले ही दिल्ली के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लग गई थी। मुखर्जी नगर का ये हादसा था, बच्चे किसी तरह बचा लिए गए, लेकिन दिल्ली उसके कुछ समय बाद चंद दिनों पहले दिल्ली के ही पुराने राजेंद्र नगर के इलाके में मशहूर राव कोचिंग इंस्टीट्यूट, राउज कोचिंग इंस्टीट्यूट IAS के लिए जानी जाती है, उसके बेसमेंट में पानी भर गया और 3 छात्रों की इसमें मौत हो गई। इस हादसे ने बताया कि कोचिंग की जो दुकानें चल रही हैं वो किस हालत में चलाई जा रही हैं। जबकि इन दिनों जब भी हम अखबार खोलते हैं तो पहले पन्ने पर ही किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पूरे पेज के विज्ञापन हमारा स्वागत करते हैं, ये बताते हुए कि उनके इंस्टीट्यूट से कितने छात्रों ने IIT से पास हुए, कितने IAS बने, कितने लोगों ने नीट और JEE क्रैक कर लिया। जाहिर है कि कोचिंग इन दिनों करोड़ों नहीं अरबों का कारोबार है और इसको लेकर किसी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन अलग अलग जो सोर्सेज हैं उनसे आंकड़े जो सामने आते हैं वो बता रहे हैं कि कोचिंग इस देश में अब कोई छोटी दुकान नहीं है, बहुत बड़े उद्योग का नाम है, एक इंडस्ट्री है। एक रिपोर्ट है द प्रिंट की जिसके मुताबिक फिलहाल देश में कोचिंग का कारोबार 58,000 करोड़ से ऊपर का है, 58,000। अगले 4 साल में इसके दुगने होने का या दोगुने से ज़्यादा होने का अनुमान है, यानी 2028 तक ये 1.34 लाख करोड़ के कारोबार बनने की इसकी गुंजाइश है। देश भर में 7,000 से ज़्यादा छोटे बड़े कोचिंग संस्थान हैं। ये भी सवाल है कि आखिर इतना पैसा इनके पास कहाँ से आ रहा है। इन छात्रों से ही आ रहा है, उनके परिवारों से आ रहा है, उन गरीब परिवारों से आ रहा है जो अपनी पूरी पूंजी बेचकर पैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट को देते हैं एक सपने के लिए, क्योंकि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक सपना बेच रहे हैं, कामयाबी की गारंटी बेचते हैं, इंजीनियरिंग से लेकर अफसरशाही तक का करियर बेचते हैं। जबकि असलियत ये होती है कि जो कई लाख छात्र इन संस्थानों में घर परिवार के साधन लगाकर ज़मीन जायदाद बेच कर आते हैं, उनमें से मुश्किल से कुछ हज़ार छात्र ही कामयाबी हासिल करते हैं। और इन तमाम छात्रों को इन कोचिंग संस्थानों में किस तरह रखा जाता है, जो जानकारी है उसके मुताबिक छात्रों से शानदार लाइब्रेरी के नाम पर 24 घंटे में 4,000 रुपये लिए जाते हैं। एक कमरे के लिए उन्हें 20,000 से 30,000 रुपये किराया देना पड़ता है, जिसमें खाने का खर्च शामिल नहीं होता। तो लाखों के खर्च के साथ करोड़ों का सपना बेचने वाले ये संस्थान लेकिन अपने छात्रों को रखते किस तरह से हैं। कहीं आग लग जाती है, कहीं बेसमेंट में पानी भर जाता है और ऐसा पानी कि वो जानलेवा साबित होता है। सच की पड़ताल में आज ये सवाल, इन तमाम सवालों को हम उठा रहे हैं कि कोचिंग का ये कारोबार इतना फल फूल क्यों रहा है। क्या इसके पीछे हमारी शिक्षा नीति, जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन पॉलिसी है, उसकी नाकामी झांकती है? क्या कामयाब होने का शॉर्टकट छात्रों को यहाँ तक खींच कर लाता है, या कोचिंग संस्थान एक ऐसी दुकान में बदल गए हैं जो झूठे विज्ञापनों से सबको लुभा रहे हैं? इन सब पर बात करेंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि जिस संस्थान में ये हादसा हुआ है उसके बारे में तनीषा नाम की एक लड़की ने शिकायत की थी। इस हादसे के पहले उसने इसके खतरे से आगाह करने की कोशिश की थी कि यह हादसा यहाँ पर हो सकता है, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। और अब जब हादसा हो गया है तो उसकी चर्चा की जा रही है, उस पर नीतियाँ बनाने की बात हो रही है। पहले देखिए ये रिपोर्ट। मेरे साथ तनिष्का हैं जिन्होंने जिस कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ उसको लेकर 3 दिन पहले शिकायत दर्ज कराई थी। बात करते हैं तनिष्का से। तनिष्का, आप कहाँ पढ़ते हैं? सर, मैं राव स्टडी सर्कल की एक स्टूडेंट हूँ, एक सिविल एस्पिरेंट। मुझे बस 2 हफ्ते यहाँ पे हुए हैं। मैं बुरारी से आती हूँ, जो कि 1.5 आवर मुझे लग जाता है। तो मैंने यहाँ पे वाटर लॉगिंग का, जो मैं पिछले ही हफ्ते आई थी वेडनेसडे को, तो वो वाटर लॉगिंग का जो सिनेरियो मेरे लिए काफ़ी नया था और काफ़ी कंसर्निंग भी था। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं खुद, मेरे यहाँ तक पानी लगा था वेडनेसडे को जब मैं आई थी, तो चीज़ें काफ़ी वो सीरियस चीज़ें थी। मैंने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने PWD के साइट पे मैंने कंप्लेन फाइल की थी। ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं मेरे कंप्लेन की। 6-7 ऑफिशियल्स के कॉल आते हैं। वो 6-7 ऑफिशियल्स कहते हैं कि आपका जो है कंप्लेन पे, इस पे एक्शन लिया जाएगा, और इस पे लिखा भी गया है कि एक्शन लिया जाएगा। इस पे एक्शन इज बीइंग टेकन ऑन योर कंप्लेंट विद ID। इतना ये अब कोई भी इंडिविजुअल
सोचो सेटिस्फाइड हो गई, चलो मेरी आवाज़ सुनी गई, मेरी आवाज़ सुनी गई। उसके 3 दिन बाद ये इतना ट्रैजिक इंसिडेंट हो जाता है जो कि मतलब हम सोच नहीं सकते थे। मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि 3 से ज़्यादा मौतें हुई है क्या, वो भी डाटा फिगर ये लोग सामने लेकर नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। लेकिन मेन यही चीज़ है कि अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट MCD अपने सिटीजन्स की सेफ्टी को ऐसे ही निगलेक्ट करेगी तो आप लोगों पे भरोसा कौन करेगा। जब 3, 4, 5 मौतें हो जाएंगी, जब यहाँ पे तब आप यहाँ पे कैमरा के सामने पूरा दृश्य दिखाने के लिए आप टीम भेजोगे, ये करोगे, लेकिन उससे पहले 3, 4 मौतें होनी चाहिए। तो एक पूरी मतलब कहते हैं ना कि ये एक प्रोसेस की तरह हो गया। आप कह रहे हैं आप यहीं पढ़ते हैं इसी में राउज में? सर मुझे बस 2 हफ्ते हुए। 2 हफ्ते हुए आपको? तो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। डॉक्टर दिनेश शर्मा, बहुत चिंताजनक बात है, आपने सुना इस बच्ची तनीषा को, उसने पहले ही आगाह करने की कोशिश की थी कि यहाँ पर पानी भर रहा है, उस पर कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई तब होती है, बात तब हो रही है, गृह मंत्रालय भी एक कमेटी बनाने की अब बात कर रहा है, जब ये हादसा हुआ और कई जानें चली गईं। शिक्षा व्यवस्था की बहुत बड़ी नाकामी भी है, जिस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बिना किसी सुविधा के फल फूल रहे हैं और बच्चों से इतने पैसे लिए जाते हैं, उनको बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। ये पूरे सिस्टम का फेलियर है। शर्मा जी, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से इसको फिक्स किया जाना चाहिए? मैं नकबा जी, आपकी पूरी स्टोरी को मैंने सुना है। इसको मैं 2 भागों में बांट के बात करना चाहूँगा। एक तो भी आपने दिल्ली के संदर्भ में जो घटना घटी है उसके संदर्भ में आपने असावधानी की बात करी है। एक तो प्रकरण है कि जो दिल्ली में कोचिंग चल रही हैं उनके बारे में क्या है, और एक पूरे देश में जो शिक्षा जगत में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उनमें क्या कहना है। तो जहाँ तक दिल्ली के प्रश्न है, तो दिल्ली के प्रश्न में अगर आप देखो तो 3 तरफ की गलती है। एक तो जो कोचिंग सेंटर जहाँ पर बनाया गया, ये जो कोचिंग के व्यवस्थापक थे उनको जब एक ऑर्डर है कि आप बेसमेंट में नहीं चला सकते तो आपको बेसमेंट में नहीं चलाना चाहिए। दूसरा, उनके मकान मालिक की गलती है कि उन्होंने उनको अपने बेसमेंट में चलाने क्यों दिया। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती है कि MCD छोटी छोटी चीज़ों पर जाकर चेकिंग करती है, जरा से 2 ईंट डाल दे कोई मकान का तो वहाँ पर आपत्ति होती है। इतना अवैध कोचिंग चल रहा था, उस पर उन्होंने देखा क्यों नहीं। अब तीसरी तरफ जो नगर निकाय का, नगर निगम की ड्यूटी बनती थी कि वहाँ पर नाला टूटा हुआ था और सीवरेज की व्यवस्था भी ध्वस्त थी। जितनी सीवरेज की कैपेसिटी होती है उससे कई गुना ज़्यादा उस पर लोड था। मैं 11 साल तक लखनऊ का महापौर रहा हूँ और मुझे ये बेहतर चीज़ पता है कि जब पानी बरसने वाला होता है तो हम लोग एक कहते हैं कि तलहटी से, यानी एकदम नाली के निचले सिरे से हम लोग उसकी सिल्ट को निकालने का काम बरसात आने के 1 महीने पहले यानी मई और अप्रैल में करते हैं। और उससे जब सिल्ट निकल जाता है, जिससे क्या होता है कि बरसात आने पर जो प्रवाह होता है पानी का वो निकल जाता है। अब यहाँ लापरवाही पे लापरवाही है, ना तो नाले की मरम्मत की गई बरसात के पहले, ना ही जो सीवरेज को था उसकी सफाई हुई या सीवरेज के लोड को बढ़ाने का काम किया गया। कहते ये हैं कि जो सफाई नाले की थी वो भी नहीं हुई थी। अब इसमें जो उस क्षेत्र का इंस्पेक्टर है, अब पार्षद से शिकायत करी है, उन्होंने MLA से शिकायत करी है, जनप्रतिनिधि भी अपनी जिम्मेदारी से, चाहे वो मेयर हो, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। जहाँ जिम्मेदारी कोचिंग के मालिक की है वहीं उस मकान के मालिक की भी है जिसने कोचिंग सेंटर अपने गैरेज में चलाने दिया या अपनी बाउंड्री चलाने दिया। और तीसरी तरफ MCD की और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने ये सारे अवैध कामों को होने दिया, लेकिन जो मरम्मत करना चाहिए जनहित में वो नहीं किया। सही बातें की और सही बातें, अब सही मुद्दे आप उठा रहे हैं कि किसकी जिम्मेदारी है, कैसे सफाई होनी चाहिए थी, जब कानून नहीं है अवैध तरीके से बेसमेंट में कैसे इजाज़त दी गई चलाने की कोचिंग संस्थान को, लाइब्रेरी ही सही। लेकिन यहाँ पे कितनी सतर्कता बरती जाती है? क्या समय समय पर कोई निगरानी, कोई निरीक्षण किया जाता है? शिकायतें की जाती हैं? क्या कोई कार्रवाई होती है? आपने बताया आप यूपी में आप महापौर भी रहे, आप पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं। जब हादसा होता है तब हम ये सवाल उठा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि इस हत्या की जिम्मेदारी किसकी है, इस हत्या का जिम्मेदार कौन है?
और क्या दिल्ली राम भरोसे चल रही है, सवाल उठ रहे हैं। पर अभी ये दिल्ली में हादसा हुआ है, पर आप और भी कोचिंग संस्थान देखें अलग अलग जगहों पर। कुछ समय पहले दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक संस्थान में आग लग गई थी। सेफ्टी नॉर्म्स किस हर जगह पर अनदेखी उसकी हो रही है। अब यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए, तब जाके लगेगा कि आगे लोगों में डर होगा कि किसको किसको सजा इसमें मिलनी चाहिए। नहीं, देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में था, हम लोगों ने कई लोगों पर राशुका लगाया, कई लोगों को जेल भेज दिया। जो नकल कराने का ठेका लेते थे वो लोग भी जेल भेजे गए और साथ साथ कोचिंग सेंटर पे भी अंकुश लगाया गया। कितनी बड़ी उनकी जगह होनी चाहिए, कितना खुला होना चाहिए, इसके लिए एक नियम बनाए। और साथ में सबसे बड़ा कोचिंग क्यों बच्चा जाता है, वो कोचिंग इसलिए जाता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही। दिल्ली में कोचिंग में लोग बाहर के आ रहे हैं या दिल्ली के आ रहे हैं, इसका मतलब कि उनके वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही होती। हमने उत्तर प्रदेश में एक मॉडल चलाया था कि हमारे जो सरकारी स्कूल थे उनमें भी शाम को फ्री ऑफ कास्ट लोगों को, अगर जो बच्चे दिन की पढ़ाई से कुछ पूछना चाहते हो तो कोचिंग शाम को वही विद्यालय चलाए, और ख़ासतौर से सरकारी विद्यालय चलाए, और वहाँ टीचर फ्री ऑफ कास्ट उसको पढ़ाएगा। तो कोचिंग तो तब लेना चाहते हैं जब शॉर्टकट मेथड होता है कि हमने पढ़ाई नहीं करी और कोचिंग ला के हमको अन्यथा गलत तरीके से पर्चा दे देगा, गलत तरीके से वो हमको बैठाल देगा, जो भी उनके एक जिसको कहते हैं अवैधानिक कृत्य होते हैं। कोचिंग अगर पढ़ा रहा है तो उसका विरोध नहीं है, लेकिन पढ़ाने के लिए जो नियम है उनको फॉलो क्यों नहीं कर रहा है। ये सिस्टम है आज चारों तरफ उनकी फीस की कोई नियंत्रण नहीं। मैंने यूपी में फी रेगुलेशन एक्ट बनाया था, काफ़ी लोगों ने विरोध किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी मोहर लगाई थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोचिंग के बारे में भी एक एक्ट दिल्ली को तत्काल बनाना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, एक नॉर्म्स तय करना चाहिए कि जो स्कूल चले, एक कमरे में कितने बाई कमरे में कितने लोग बैठ सके, पढ़ाई कर सकते हैं। जैसा मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के दौरान एक नॉर्म्स तय किए थे कि एक कमरे में कितने लोग बैठ के परीक्षा देंगे या कितने लोग बैठकर पढ़ सकते हैं। और ये सारी सुविधाएं कि खुले में लेट्रिन, बाथरूम, टॉयलेट होगा, जनरेटर, इन्वर्टर होगा, ये तमाम चीज़ों को हम लोगों ने एक नियमावली बनाई थी। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार इसके बारे में एक नियमावली बनाए, जैसा कि भारत सरकार जैसे नीट के संबंध में था, तो जो हम लोग उत्तर प्रदेश में पहले ही नकलविहीन परीक्षा के लिए बना चुके थे, वो एक बहुत अच्छा सा अध्यादेश निकाला। उसमें काफ़ी कुछ बातें हमारे उत्तर प्रदेश की भी दी गई हैं। भारत सरकार ने कोशिश की, एक समस्या आती है तो समस्या का स्थायी निवारण ये हमारा कर्तव्य बनता है। हम एक दूसरे की आलोचना में फंस जाते हैं। शर्मा, इस समय समस्या का स्थायी निवारण आपको मेरी आवाज आ रही है? इस समय समस्या का स्थायी निवारण आपको क्या लगता है? एक अब गृह मंत्रालय से कहा गया है कि कमेटी भी बन रही है और इसमें क्या रिकमेंडेशंस होंगे वो आगे देखना होगा। देखिए, कोचिंग्स के देखिए अतिक्रमण के लिए एक अभियान चलना चाहिए। मैंने यहाँ पर हमारे वहाँ पानी भरा होता था, सीवरेज से लोग बरसात में हो जाते थे। मैंने एक अभियान चलाया जब मैं मेयर था। मेरे इंजीनियर ने आके कहा कि साहब, जहाँ अभियान चल रहा है वहाँ आपकी एक रिश्तेदार हैं, उनका गैरेज बना हुआ नाले पे। तो मैंने कहा कि नहीं, वो कैसे तोड़ते हैं, आपके तो निकट के सगे रिश्तेदार हैं। मैंने कहा नहीं, पहला गैरेज उनका तोड़ो, मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। और निर्ममता पूर्वक उनका जब नाले के ऊपर से गैरेज टूटा तो पूरे मोहल्ले सभी लोगों ने हटा लिया और वो सीवरेज की आज व्यवस्था नाले की खत्म हो गई। मेरा कहना है कि नाले के ऊपर के अतिक्रमण ये बरसात से पूर्व हट जाने चाहिए, चाहे किसी की सरकार हो। मैं किसी सरकार को दोष नहीं दे रहा, चाहे कोई भी हो, जो नियम है वो सब पर लागू होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपका जैसा सोचें और भी लोग, और सख्ती से कार्रवाई हो ताकि समझ में आए कि अगर कहीं कुछ गलत होता है तो सजा जरूर मिलेगी। यहाँ पर मासूम जाने जा रही हैं वो लोग जो सपने लेकर आए थे अच्छे करियर का, वो बिला कसूर मारे जाते हैं। और तब जाकर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जो कोचिंग संस्थान हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, अवैध तरीके से चल रहे हैं। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर दिनेश शर्मा, पूर्व शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश। सच की पड़ताल में एक ब्रेक ले रहे हैं हम, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक ग्राउंड रिपोर्ट भी कि कैसे अब विरोध प्रदर्शन हो रहा है छात्रों की तरफ से। 3 बच्चों की यहाँ पर मौत हो गई जो कि इस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में थे, और बेसमेंट में एक बड़ी सी लाइब्रेरी है जहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। हमारी इस जीवन का सवाल है, आए दिन कैजुअलिटीज हो रही है, कौन तय करेगा?
कैसे काम चलेगा? अपना बच्चा बाहर कैसे भेजेगा पढ़ने के लिए? PWD के साइट पे मैंने कंप्लेंट फाइल की थी, जिसमें लिखा भी गया है कि एक्शन लिया जाएगा। फायर डिपार्टमेंट और MCD की NOC मिलने के बाद भी अगर यहाँ पर अवैध गतिविधियाँ हो रही थीं तो उस पर कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? दिल्ली के राजेंद्र नगर में राउज IAS एकेडमी जो कोचिंग सेंटर है, वहाँ पर जो हादसा हुआ जिसमें 3 स्टूडेंट्स की जान गई है, उसे लेकर अलग अलग जगहों पर स्टूडेंट्स अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी गजाली वहाँ मौजूद हैं मुखर्जी नगर में, जहाँ पर एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। स्टूडेंट्स ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं विरोध के तौर पे। इस वक्त मुखर्जी नगर में एक बड़ा कैंडल मार्च निकाला गया जो राजेंद्र नगर के PG कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो बच्चों की मौत हो गई है उसको लेकर बड़ा रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। और हर 1 मिनट पर जो बच्चे बता रहे हैं, यहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं जो यहाँ पर कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ख़ास करके सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स की, वो बता रहे हैं कि ना सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नियमों का उल्लंघन हुआ है, बल्कि जो PG है यहाँ पर पेइंग गेस्ट है जहाँ पर ये लोग रहते हैं, इन्हीं से सुनते हैं, बताते चलें। यहाँ पे एक तो छोटी कोचिंग का तो बेसमेंट में है, यहाँ पे एक लाइब्रेरी का है, तो देखिए लाइब्रेरी से लाइब्रेरी भी यहाँ पे कोचिंग माफिया खुला, कोचिंग माफिया में। और जो बच्चों के साथ ये विकास सर जो दिव्यकीर्ति दृष्टि चलाते हैं, हिंदी मीडियम का सबसे पैसे लेते हैं 40-40 हज़ार रुपये। ना वो पढ़ाने आते हैं, लाइव वीडियो बच्चों को पकड़ा देते हैं। 40,000 हिंदी ऑप्शनल क्लास का। फिर हॉस्टल जो चलते हैं उसमें क्या खराबी है? खराबी है, देखिए एक तो पहले वो स्टैंडर्ड नहीं है आपके पास। एंट्री और एग्जिट के प्रॉपर, मतलब एंट्री का तो है लेकिन एग्जिट के प्रॉपर वो मानकते नहीं हुए हैं। स्टैंडर्ड यहाँ पे वो नहीं है। देखिए आप बच्चे यहाँ पे रहते हैं, आप देखिए इसकी कितनी जर्जर हालत हुई पड़ी है। ऐसे ये कब गिर जाए। ये एक वर्धमान मॉल था। सर ये जो घटना हुई है ये कोई नई नहीं है, इस साल नहीं हुई है, प्रतिवर्ष होती है। पिछले साल संस्कृति IAS के एक कोचिंग में वो आग लगी थी, बच्चे छतों से कूद करके अपने प्राणों को बचाए थे। इस साल यहाँ पर हुई। यहाँ के लैंडलॉर्ड और जो कोचिंग के माफिया हैं, जो कोचिंग के सब मिले हुए हैं। एक दिन अगर किराया लेट हो जाता है तो वैसे व्यवहार करते हैं जैसे हम सिविल सर्विस के एस्पायरेंट नहीं, ISI के एजेंट हैं। आप सर एक सेकंड, यहाँ की जो लाइब्रेरियन है, जैसे अर्थक्वेक आ गया, बेसमेंट में सारी क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पे सर एग्जिट का कोई भी मौका नहीं है। अगर बेसमेंट में आग लग गई तो सारे लड़के 500, 600 लड़के होते हैं एक बैच में, और 6 बैच हर क्लास में चलते हैं और एग्जिट की कोई सुविधा नहीं है। जबकि कोचिंग बोलती है, लोग बोलते हैं यंगस्टर भविष्य हैं, और यहाँ भविष्य खतरे में। कोचिंग पैसा लेना जानती है तो जान माल का खतरा का रिस्क कौन लेगा?